चलिए आगे बढ़ते हैं। मार्केट महारथी सेगमेंट में बाजार की बातचीत को फंडामेंटल नजरिए से आगे लेके चलते हैं। हमारे साथ पाइपर सेरिका के अभय अग्रवाल आज जुड़ रहे हैं। अभय, गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। अभय, आज ही सुबह एक मॉर्गन स्टैनली का नोट ये कह रहा है कि बाजार में एक प्री इलेक्शन रैली का केस बन रहा है। 10% तक की रैली मुमकिन है क्योंकि बाजार कहीं ना कहीं एक कंटिन्यूटी, करंट लीडरशिप की, पॉलिटिकल लीडरशिप की कंटिन्यूटी को मानना शुरू कर देगा। और हमने देखा है कि करंट लीडरशिप ने रिफॉर्म्स काफ़ी किए हैं जिसकी वजह से कॉर्पोरेट अर्निंग्स ग्रो कर रही हैं। कुल मिला के सारे रिफॉर्म्स का जिस्ट यही है कि भाई कॉर्पोरेट अर्निंग्स की बेहतरी हो। और कुल मिला के अगर हम देखें तो इंडियन मैक्रोज की भी हाल काफ़ी अच्छे हैं। आज ही एक और ग्लोबल एजेंसी ने हमारे सेंट्रल बैंकर्स को नंबर 1 बैंकर इन द वर्ल्ड कहा। आपको लगता है कि इस बातचीत, इस तर्क में जो है वजन है? जी नमस्कार अजय, गुड मॉर्निंग आपको और सारे दर्शकों को। मैं इससे डिफर नहीं करूंगा। आई थिंक ये एक अच्छा तर्क है कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है और एक बड़ा इवेंट है मार्केट के लिए अगले साल का इलेक्शंस और उसके पहले स्टेट इलेक्शंस। तो अगर सरकार की कंटिन्यूटी रहती है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी रहती है, तो ग्लोबल इन्वेस्टर्स को ज्यादा कॉन्फिडेंस मिलेगा, इस बात में कोई दो राय नहीं है। और मुझे नहीं लगता कि अजय, जैसे आपने कहा कि कोई वेट करेगा इवेंट के आउटकम तक, उसके पहले ही लोग अपनी बेट्स प्लेस करना शुरू कर देते हैं। और जिस तरह से मैं देख रहा हूँ अजय, जब मैं फॉरेन इन्वेस्टर से बात करता हूँ, सब एलोकेशन बढ़ाना चाहते हैं इंडिया में, सब आइडियाज ढूंढ रहे हैं, सब ढूंढ रहे हैं कि क्या 5-10 साल की स्टोरीज कौन सी हैं जिसमें जिसको वो होल्ड करके और रिटर्न बना सके। तो एक फॉरेन इन्वेस्टर्स का जो मैं इंटरेस्ट देख रहा हूँ, वो मैंने फ्रैंकली काफी समय से नहीं देखा। और वो इंटरेस्ट ऐसा है कि वो शॉर्ट टर्म नेगेटिव्स अगर कोई है भी, तो उसको भी वो इग्नोर कर रहा है। वो सिर्फ 5-10 साल का पीरियड देख रहे हैं। तो ये अच्छा है क्योंकि लॉन्ग टर्म पैसा आएगा मार्केट में। मार्केट में जो कंसोलिडेशन हमने देखा पिछले 3-4 महीने का लार्ज कैप्स में, मुझे लगता है कि वो फ्लोज की वजह से और डोमेस्टिक फ्लो स्ट्रांग होने की वजह से मेरे को ऐसा लगता है, मैं मार्केट का एक्सपर्ट नहीं हो जाए, पर मैं जिस तरह से फ्लोज देख रहा हूँ, मुझे लगता है कि 20,000 का जो लेवल, एक टेक्निकल लेवल है, वो जल्दी क्रॉस हो जाए तो मुझे कोई बड़ा आश्चर्य नहीं होगा। मैं ये भी जानकारी मिली है कि आपने कुछ बड़े नए स्टॉक्स की तरफ देखना शुरू किया है अपने फंड में। नए इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि उनकी बाजार में अभी अभी लिस्टिंग हुई है। मैं बात कर रहा हूँ जियो फाइनेंशियल्स की। आज खबर ये है कि 5% से सर्किट लिमिट 20% कर दी है। लेकिन आपने इस बिजनेस मॉडल को, ये डिस्क्लेमर डालते हुए कि ये बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है, आपने बिजनेस मॉडल को स्टडी किया है? मतलब करंट बिजनेस मॉडल नहीं, वो तो है नहीं, लेकिन आगे कौन सा बिजनेस मॉडल आ सकता है, यहाँ बन सकता है, उसको देखा है आपने? जी अजय, अगेन जैसे आपने कहा, कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है और हमारे पोर्टफोलियो में है ये स्टॉक। इस डिस्क्लोजर के साथ जितना हम स्टडी कर रहे हैं अजय, फाइनेंशियल सर्विसेज स्पेस को, बड़े बैंक, छोटे बैंक्स, माइक्रो फाइनेंस कंपनीज, अनसेक्योर्ड लेंडर, एनबीएफसी, तो अगर जीडीपी हमारा ग्रो होगा, वो एक बड़े फाइनेंशियल ग्रोथ के बिना नहीं हो सकता है। आपको फाइनेंशियल इंक्लूजन बॉटम ऑफ द पिरामिड करना पड़ेगा। एट द सेम टाइम आपको इंश्योर करना पड़ेगा कि क्रेडिट सप्लाई है जो लार्ज बोरोवर्स की, उनको कंटिन्यूअसली मिल रही है। तो अपॉर्चुनिटी स्पेस बहुत बड़ा है अजय, और इसमें जो सरकार ने डिजिटाइजेशन का काम किया है, वो मैं कहूंगा रिमार्केबल है, जिसकी वजह से लेंडिंग वेलोसिटी, रिकवरी वेलोसिटी, मनी फ्लो वेलोसिटी इंडिया में मेरे ख्याल से जस्ट बिकॉज ऑफ फाइनेंशियल इनोवेशन नंबर 1 होगा वर्ल्ड में इस समय। तो इसका पूरा अपॉर्चुनिटी जो है वो हर तरह के लेंडर्स को मिलेगा। और मेरा ये मानना है कि जियो जैसे प्लेयर्स जो हैं, जो अपनी खुद की बैलेंस शीट को यूज कर रहे हैं, वो ज्यादा डिपेंडेंट नहीं है बैंक से बोरोइंग करने के लिए या फाइनेंशियल एग्रीगेटर से बने, तो वो एक डिस्रप्शन ला सकते हैं मार्केट में। और हमारा बेट यहाँ पे अजय 3 से 5 साल का है। मुझे लगता है कि जो बैलेंस शीट उनकी है वो ग्रो होगी, उनको बाहर से पैसा रेज नहीं करना पड़ेगा, जिस तरह की मैनेजमेंट टीम वो सेटअप कर रहे हैं। और एक सबसे बड़ा फायदा उनको अजय जो मुझे दिख रहा है कि उनके 45 करोड़ जियो मोबाइल सब्सक्राइबर्स हैं, 15 करोड़ के करीब उनके रिटेल के कस्टमर्स हैं। तो एक रेडी पेड प्लेटफॉर्म है जिसपे उनको सर्विसेज स्विच ऑन करनी है। तो मुझे लगता है कि ऑन स्टेडी स्टेट बेसिस ये 4, 4.5, 5% का आरओए का बिजनेस है।
और जब उस लेवल पे पहुंचेगा साल, 1.5 साल, 2 साल में, तो इसका वैल्यूएशन भी अच्छा खासा होगा मार्केट में। और एनीवे अजय, इस मार्केट में जहाँ पे लोग लार्ज कैप आइडियाज ढूंढ रहे हैं, ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है मेरे हिसाब से। ओके, मॉर्निंग अबे। ओके, तो जियो फाइनेंशियल एक्साइटिंग इंटरेस्टिंग है आपके व्यूज़ इस पर, लेकिन आपसे बातचीत में ये भी पता चला कि अगर आप 20,000 तक का लेवल यहाँ से आय कर रहे हैं तो लार्ज कैप्स क्या फ्रंट सीट ले सकते हैं, और जिस तरह से अभी तक मिड कैप और स्मॉल कैप चल रहे थे, लाइफ टाइम हाई बना चुके हैं, क्या वो थोड़े से बैक सीट पर आ जाएंगे? ये बहुत जबरदस्त रैली है। देखा हमने मिड एंड स्मॉल कैप्स में, और एक जब अजय और आपके साथ प्रियंका बात हो रही थी फर्स्ट क्वार्टर में, फरवरी मार्च में, तब भी हमने डिस्कस किया था, और आपने भी एग्री किया था कि मिड और स्मॉल कैप जो है स्पेस अच्छा लग रहा है, और वो वैसे ही प्ले आउट हुआ है। और पोर्टफोलियोज में मतलब 35 से 40% के रिटर्न है एक अप्रैल से अगर मैं दूं तो ऑब्वियसली इस तरह की जब रिटर्न बनती है तो उसमें प्रॉफिट टेकिंग भी होती है, और एक थोड़ा कंसोलिडेशन भी होता है। तो मुझे लगता है अब मिड और स्मॉल कैप की जो रैली थी अब वापस लार्ज कैप्स में आएगी, क्योंकि लार्ज कैप्स ने अंडर परफॉर्म किया है रिलेटिवली। अगर मैं देखूं तो निफ्टी सिर्फ 11% के ऊपर नहीं है एक अप्रैल से, पिछले 4 महीने में। तो एक बड़ा अपॉर्चुनिटी है इन्वेस्टर्स के लिए लार्ज कैप में वापस चर्न आउट करना, और इसमें लार्ज कैप्स में भी पर सेलेक्टिव मुझे लगता है प्लेस हैं, जैसे ऑटोज है वो बहुत अच्छा लग रहा है इस समय। और दूसरी तरफ बैंक्स हैं, लार्ज बैंक्स जिन्होंने कुछ परफॉर्म नहीं किया, आई थिंक 1-2 क्वार्टर का रिजल्ट अच्छा आएगा तो वो भी मुझे लगता है कैचअप रैली होगी उधर भी। तो थोड़ा फोकस लार्ज कैप्स पे वापस आएगा, ऐसा मेरा मानना है, और यही मुझे लगता है कि इंडेक्स को भी ड्राइव करेगा अपने नेक्स्ट टेक्निकल हाई पे। ठीक है। इस बीच अबे जो मार्केट के अंदर अभी चर्निंग हो रही है, इस चर्निंग के अंदर सेक्टोरल मूव्स थोड़ा आ रहा है। कुछ एक सेक्टर्स अभी भी चल रहे हैं जैसे कि रेलवेज है, डिफेंस है, लेकिन कुछ एक सेक्टर्स में प्रॉब्लम है इन्फ्लेशन का, जैसे कि एफएमसीजी है। आप किस पे ज़्यादा बेरिश हैं? आपको लग रहा है कि इसके अब दिन थोड़े लद गए हैं, इसको थोड़ा पीछे डाल देना चाहिए अब? गुड मॉर्निंग टेम्पी। मुझे लगता है ये आईटी सर्विसेज का एक स्पेस है, ये लार्ज कैप आईटी सर्विसेज ये अंडर परफॉर्म करेगा साल भर, क्योंकि ये कंपनीज अपना बिजनेस रिओरिएंट नहीं कर पा रही हैं, और मैं यहाँ पे डिमांड स्लो डाउन और ये कॉस्ट इन्फ्लेशन ये फैक्टर्स नहीं देख रहा हूँ टेम्पी। मैं ये देख रहा हूँ कि जो कस्टमर्स की रिक्वायरमेंट है वो चेंज हो रही है बहुत रैपिडली। एआई की तरफ जा रही है, सॉफ्टवेयर पे, जीपीयूज पे जा रही है, हार्डवेयर पे, और यहाँ पे मुझे लगता है हमारी जो कंपनीज हैं वो पीछे रह रही हैं, क्योंकि वो ट्रेडिशनल बिजनेस मॉडल फॉलो कर रही हैं। तो मुझे लगता है आईटी सर्विसेज एक ऐसा स्पेस है जिसमें कि लो ग्रोथ भी रहेगा साल भर और मार्जिन कंप्रेशन भी रहेगा। तो जितना हिस्टोरिकल मार्जिन डबल 23% का जो ईबिट मार्जिन का एक्सपेक्टेशन हमेशा रहता था वो कम होगा, मुझे लगता है सब 20% मार्जिन भी दिखेंगे। तो आईटी सर्विसेज में मैं थोड़ा बेरिश हूँ साल भर के व्यू से लेके। अदर देन दैट मुझे लगता है कुछ मैन्युफैक्चर्ड एक्सपोर्ट, जो मैन्युफैक्चरर्स हैं जो एक्सपोर्ट्स पे फोकस करते हैं, बहुत कॉम्पिटिटिव हो गए हैं, वो एक सेक्टर है जो मुझे लगता है कि अच्छा करेगा, जिसमें इन्वेस्टर्स को अपना ध्यान रखना चाहिए। ईएमएस प्लेयर्स हैं, महंगे हो गए हैं थोड़े, वैल्यूएशंस आर नॉट इन फेवर, पर फिर भी लॉन्ग टर्म स्टोरीज इंटैक्ट हैं। डिक्सन, एवलॉन, एम्बर जैसी कंपनीज जो एक्सपोर्ट्स नहीं करते हैं पर इंपोर्ट्स को सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो एक नेचुरल फायदा उनको इनडायरेक्टली एक्सपोर्ट्स का होता है। तो आई थिंक ये ब्राइट स्पॉट्स भी हैं, पर जैसे आपने पूछा, मुझे लगता है आईटी सर्विसेज एक ऐसा स्पेस है जो अंडर परफॉर्म करेगा अगले साल तक। ओके, अबे एक और स्टॉक सेक्टर के बारे में बात करना बहुत ज़रूरी हो रहा है, वो है केमिकल स्पेस। हम लोगों ने 1 महीने पहले यहाँ स्वदेश पे एक स्पेशल चैट रखी, फिर 10 दिन पहले अजय जोशी जी आए थे, केमिकल सेक्टर के एक्सपर्ट हैं, चाइना में बड़ा समय बिताते हैं, और वो तक नेगेटिव थे जो केमिकल सेक्टर को काफ़ी ट्रैक करते हैं। तो मुझे कहीं ना कहीं ये कन्विंस होता हुआ चला आया मैं कि लग रहा है अर्ली साइंस में बॉटम, क्योंकि पीक ऑफ पेसिमिज्म है। उसके बाद आपने सारे ये देखे यूपीएल्स ऑफ द वर्ल्ड, एसआरएफ सब ने गाइडेंस काटी, लेकिन हमने ये बात नोट की, इनफैक्ट इंडिया पेस्टिसाइड ने फ्राइडे को एक नई फैक्ट्री के लिए प्लॉट लिया कि किसी ने भी अपनी कैपेक्स नहीं काटी, सिर्फ गाइडेंस काटी थी। और उसके बाद हमने देखा एक चाल शुरू हुई। मुझे किसी ने बताया कि आपने भी ऑलरेडी केमिकल स्पेस में निबलिंग शुरू कर दी है, जबकि पूरा वर्ल्ड अभी भी बहुत नेगेटिव है स्टॉक पे। आपकी क्या थिंकिंग रही है
आपने कौन से स्टॉक की रिसर्च स्टार्ट की है केमिकल्स में? जी अजय, आप बिल्कुल नब्ज पकड़ लेते हैं बहुत जल्दी। सो ये जो स्पेस जिसकी आपने बात करी, मुझे भी पर्सनली अट्रैक्टिव लग रहा है। हमारी रिसर्च इसमें चल रही है, पर जो देख रहे हैं उसमें ऐसा लग रहा है कि बॉटम ऑफ द साइकिल के करीब हैं। तो जिस तरह टेक्सटाइल अपैरल में एक बॉटम बना था और उसके बाद स्टॉक्स वहां से लिटरली डबल हो गए पिछले 2-3 महीने में, उस तरह मुझे लग रहा है कि एग्रो केम स्पेस जो है, बोथ जेनेरिक एंड स्पेशलिटी, ये काफी बीटन डाउन है। और इसका एक बड़ा रीजन अजय ये है कि थोड़ा तो डिमांड साइड पे स्लो डाउन है, जिसकी वजह से इन्वेंट्री लेवल्स बहुत कम हो गए हैं सिस्टम में ग्लोबली, नॉट ओनली इंडिया, बट मैं बात करूं ब्राजील, जो बड़े कंज्यूमर कंट्रीज हैं एग्रो केम और स्पेशलिटी केमिकल्स के। और चाइना से जो सप्लाई आई, जो चाइना +1 की थीम थी, वो लिटरली अगर मैं थोड़ा उसको मजाक में कहूं तो चाइना -1 हो गई पिछले 3 महीने में, क्योंकि चाइना ने पोस्ट कोविड बहुत डंपिंग करी है। जितनी इन्वेंट्री थी उन्होंने प्राइस देके बिना, और उसकी वजह से इंडियन कंपनीज ने पूरा उसका इम्पैक्ट लिया है। पर अब मुझे लग रहा है कि इन्वेंट्री लेवल्स काफी कम हो गए हैं ऑलरेडी, और शायद थोड़ा और कम हो चैनल्स में। और जब जब इन्वेंट्री इतनी कम हो जाती है अजय, तो एक सडन ग्रोथ भी आती है, कभी भी आ सकती है अगले 3-4 महीने में, और प्राइस पिकअप भी मिलता है। तो हमारा ध्यान उन कंपनीज की तरफ है अजय, जिन्होंने बॉटम ऑफ द साइकिल को यूज किया है अपनी कैपेसिटी बढ़ाने के लिए, बिजनेस में इन्वेस्ट करने के लिए, विद द पर्सपेक्टिव कि जब भी ये साइकिल टर्न अराउंड करेगी तब उनको उसका बहुत फायदा मिलेगा, मार्केट शेयर इंक्रीज होगा, मार्जिन बढ़ेगा। तो आईपीएल का आपने नाम लिया, आईपीएल जैसी और भी कंपनीज हैं, बड़े प्लेयर्स में देखें यूपीएल है। तो ये मुझे लगता है कि शायद इन्वेस्टर थोड़ा अर्ली हो सकते हैं ट्रेड में, पर ये एक बीटन डाउन सेक्टर ऐसा है जिसमें अगले 1.5-2 साल में अच्छी रिटर्न बनाने की और आउट परफॉर्मेंस होने की काफी संभावना है। ठीक है भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच ये सभी के सभी स्टॉक्स बताने के लिए, और साथ ही ये थोड़ा आइडिया देने के लिए कि हाँ कहाँ कहाँ पे मूवमेंट थोड़ी स्ट्रॉन्ग या फिर वीक हो सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच अभय आज कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए।